एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो के अंदर हम गाइस करने जा रहे हैं ओशनियोलॉजी से रिलेटेड आपकी 60 क्वेश्चंस इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं और आज की भी इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन करेंगे नियर अबाउट। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो वही पीजीटी स्टूडेंट और नेट नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी और नेट वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 62, 61 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। निम्न में से कौन से कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय जल में दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के अंतराल के लिए उत्तरदायी है? तो भाई इनमें से बताना आपको कौन से कारक की वजह से सीधा सीधा भाई ज्वार उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण और चंद्रमा का परिक्रमण। तो देखो पृथ्वी का घूर्णन होता है, एक तो ये पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा होता है चंद्रमा का परिक्रमण। इन दोनों की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो 1 और 4 रहेगा इसका राइट आंसर, और यही है दो ज्वारों के बीच में 52 मिनट के अंतराल के लिए उत्तरदायी। पूरी थ्योरी समझोगे ना, फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63, समुद्री जल में निम्न में से कौन सा लवण क्लोराइड के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो भाई देखो सबसे पहले नंबर पर मिलता है सोडियम क्लोराइड, दूसरे नंबर पर मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरे नंबर पर मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो सल्फेट रहेगा तीसरे नंबर पर। आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए, पीजीटी और नेट स्टूडेंट ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64, शीत दीवार संबंधित है। भाई शीत दीवार गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। ठीक है, ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा होती है ये गर्म जल धारा होती है और जैसे ये यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर ये माना जाता है कि उसकी जो बर्फ़ की शीत दीवार उसको ये तोड़ देती है और भाई पूरे यूरोप में इसकी वजह से अच्छा मौसम बना रहता है, बर्फ़ नहीं जमती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65, प्रवाल भित्ति और एटोल के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत डार्विन से रिलेटेड है? भाई डार्विन का था अवतलन का सिद्धांत, एरी महोदय का था नहर सिद्धांत, एयरी का था नहर सिद्धांत, डार्विन का था अवतलन सिद्धांत और मर्रे का था स्थिर स्थल सिद्धांत। ठीक है, इन सबको आप याद रखना, ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, नैरेटिक पदार्थों का संबंध है। जो नैरेटिक पदार्थ होते हैं वो समुद्र के जीव होते हैं और उनके जब वो समुद्री जीव जो कुछ भी कह लो आप, शैवाल या जो एनीथिंग, तो जब वो मर जाते हैं ना तो उनके अस्थि पंजर आपस में जुड़कर और उनके जो अवशेष रह जाते हैं तो उन्हें कहते हैं नैरेटिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, समुद्र जल का घनत्व बढ़ता है यदि? भाई घनत्व जब बढ़ेगा ना, घनत्व यानी भारीपन बढ़ गया या गहराई और लवणता। जब समुद्र के पानी में लवण बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी लवण, तो पानी में क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, पानी में वजन बढ़ेगा और है ना, ये हमेशा ये चीज़ गहराई में मिलती है। क्यों? ऊपरी सतह पर तो आपका गरम पानी रहता है ना, और गर्म पानी मतलब नॉर्मल पानी चलता है, उबलता हुआ पानी नहीं, नॉर्मल पानी बहता ऊपर और आपकी गहराई में ठंडा पानी बहता है। और लवण भी जो होते हैं वो भी आपकी गहराई में जितनी अंदर तक जाओगे लवण की मात्रा बढ़ती जाती है, पर ज़्यादा गहराई पर नहीं। एक सीमा ऐसी भी आती है कि ये रुक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वही क्वेश्चन नंबर आपका 68, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? आपको बताना है। फाकलैंड की तो ठंडी धारा जो कि साउथ अमेरिका के साउथ तट से बहती है, कैलिफोर्निया की धारा भाई यूएसए के पश्चिमी तट से बहती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा भाई ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पश्चिम की ओर से बहती है, और ये तीनों की तीनों आपकी ठंडी धाराएं हैं। और अगुलहास की धारा बात करें तो ये आपकी एक गर्म जल धारा है। ठीक है, अगुलहास की धारा कैसी है? गर्म जल धारा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69, ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों की ऋतु में नहीं है। ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। बिल्कुल सही, जो ब्रिटिश द्वीप समूह है जैसे यूके और जो भी आसपास के आइलैंड है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ये वाले, तो ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं, इसीलिए इनके बंदरगाह जाड़े की ऋतु में नहीं होते। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आता है कौन सा कथन इसमें आपको बताना रोंग है? लाल सागर में लवणता उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे हम लाल सागर की बात करते हैं तो भाई जो उसकी लवणता है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट, अरब सागर की लवणता बंगाल की खाड़ी से अधिक है। नेक्स्ट, प्रति चक्रवातीय दशाएं जल का घनत्व बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, निम्न अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में जल का घनत्व अधिक पाया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए ना, तो आपकी जितनी लाल सागर में भी उत्तर से जैसे साउथ की ओर जाओगे तो बढ़ती है घनत्व। अरब सागर की लवणता, अरब सागर आपका ज़्यादा खारा है बंगाल की खाड़ी से, याद रखना। बंगाल की खाड़ी कम खारी है क्योंकि उसमें ज़्यादा नदियाँ अपना पानी डालती हैं, गंगा भी, ब्रह्मपुत्र भी, और इधर महानदी, और भाई गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारा अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है, तो इसलिए बंगाल की खाड़ी कम खारी है। प्रति चक्रवातीय दशा ये भी जल की घनत्व को बढ़ाती है। और ये भी कथन ठीक है। निम्न अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में जल का घनत्व अधिक पाया जाता है, ये भी ठीक है भाई। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। लाल सागर की जो लवणता है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बढ़ती, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाते हो ना तो वहाँ बढ़ती है, ये थोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है? बढ़िया क्वेश्चन भाई। ब्राज़ील, पेरू, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अलास्का। तो एल नीनो जो धारा है जिससे भारतीय मानसून बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है, जिस साल एल नीनो प्रकट होती है, दिसंबर के महीने में प्रकट होती है ये। ठीक है, इसे चाइल्ड क्राइस्ट इसकी शाब्दिक अर्थ कहा गया है। ठीक है, तो ब्राज़ील, पेरू, तो भाई पेरू जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, उसके तट पर पैदा होता है एल नीनो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? मर्तबान खाड़ी, यंगोन। तो भाई यही युग्म आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, मर्तबान खाड़ी, यंगोन करेक्ट नहीं है। तोंगकिंग खाड़ी आपकी संघाई में पड़ती है जापान की। मन्नार की खाड़ी त्रिकोण में पड़ती है। अकाबा की खाड़ी काहिरा, ठीक है, इनमें पड़ती है। तो मर्तबान खाड़ी, यंगोन ये आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है सारगेसो सागर स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी और नेट दोनों में ही हद से ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। सारगेसो जो सागर है ना वो पड़ता है आपका उत्तरी अंध महासागर में, और यहाँ पर एक शैवाल नाम की घास पाई जाती है, समुद्री घास। और अगर अक्षांश की बात करें तो भाई 20 से 40 या 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है सारगेसो सागर। ये इस घास ने चारों ओर से इसको उत्तरी अंध महासागर से अलग कर दिया है। तो इसे एक ये भी कहते हैं कि भाई ये जो सागर है चारों ओर से अलग थलग है कुछ इस तरीके से। तो सारगेसो सागर याद रखना उत्तरी अंध महासागर में पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा किसे कहेंगे? दैनिक और अर्ध दैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को, यानी आपके दिन में एक जितने भी 2 ज्वार आ रही हैं और अर्ध दैनिक, और या फिर आधे दिन का एक ज्वार आ रहा है और भाटा दूसरी साइड आ रहा है, तो उन दोनों के मिश्रित जो क्रम होगा, उनकी जो सिक्वेंसी होगी उसको कहेंगे मिश्रित ज्वार भाटा, यानी दोनों मिलजुल कर आ रहे हैं ज्वार और भाटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सी स्थिति प्रवाल निर्माण के लिए अनुकूल है? समुद्र की गहराई 100 मीटर से अधिक हो, भाई प्रवाल भीति बनने के लिए अनुकूल है। और समुद्री जल में अवसाद की अधिक मात्रा, देखो 100 मीटर से अधिक गहराई पर तो कभी भी बनते ही नहीं है परवाल आपके मैक्सिमम 50 मीटर की गहराई तक रहते हैं। और अवसाद की मात्रा अगर अधिक होगी तो इनके मुंह में अवसाद भर जाते हैं, सेडिमेंट, मिट्टी गाद, तो फिर ये मर जाते हैं। और अधिक खारे जल में तो ये बिल्कुल भी अपना भोजन नहीं बना पाते, जी नहीं पाते, तो मर जाते हैं वहाँ पर भी। समुद्र जल का तापमान 180 से 36 सेंटीग्रेड हो, तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये अनुकूल है। बाकी ये तीनों परिस्थितियाँ रोंग है, इन परिस्थितियों में नहीं जी पाएंगे भैया आपके समुद्री जीव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76। हरित पंख नैरेटिक जमाव पाए जाते हैं उत्तरी सागर में, बाल्टिक सागर में, जापान सागर में, मैक्सिको की खाड़ी में। तो राइट आंसर रहेगा जापान सागर में आपके देखने को मिलते हैं हरित पंख नैरेटिक जमाव। ओके, याद रखना, नैरेटिक आप जानते ही हो, समुद्र के अंदर जो अस्थि पंजरों से बने जीव होते हैं उनके अवशेषों को कहते हैं नैरेटिक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77। सुशीमा धारा प्रवाहित होती है अलास्का तट के सहारे, ब्राज़ील तट के सहारे, पश्चिमी जापान तट के सहारे, मोजाम्बिक तट के सहारे। तो राइट आंसर सुशीमा की जो धारा है ना, जैसे भैया आपका जापान है, ये एशिया है, तो जापान के यहाँ पर, ठीक है, एशिया और जापान के बीच में, यानी यहाँ पर बहती है सुशीमा की धारा। ठीक है, तो पश्चिमी तट, जापान तट के सहारे। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 78। लघु ज्वार चंद्रकला के किस पक्ष में घटित होता है? तो भाई या तो आपको ऑप्शन में ना प्रथम और तृतीय पक्ष लिखा मिलेगा, या प्रथम और तृतीय चतुर्थांश लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, तो प्रथम और तृतीय जो पक्ष होते हैं उसमें आपके लघु ज्वार घटित होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79। अटलांटिक और भूमध्य सागर के मध्य जल का प्रवाही सतही और अंत सागरीय धाराओं के रूप में समानतः होता रहता है। इसका प्रमुख कारण है लवणता में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, और भाई आपके नियत वाही पवने और उच्च सागरीय तरल।
उच्च ज्वारीय तरंगे। तो भाई अटलांटिक और भूमध्य सागर दोनों की बात करें, इनके बीच में जो प्रवाह है वो सतही और धाराओं के रूप में होता रहता है, क्योंकि इन दोनों के पानी में लवणता में भिन्नता मिलती है। भूमध्य सागर आपका चारों ओर से कवरअप है, बस एक जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक ओशन प्लस मेडिटेरियन सी कौन सी आपकी आएगी, जल संधि स्ट्रेट कौन सी आएगी, जिब्राल्टर स्ट्रेट। और इस जिब्राल्टर स्ट्रेट को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, यानी कि ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से भी जाना जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। सूर्य के आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल की बहुलता और चंद्रमा और सूर्य बल की बहुलता। तो पृथ्वी के चंद्र विमुखी यानी चंद्र के अपोजिट, मतलब ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर एक चांद है हमारा, तो यहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न होने का कारण है इसका क्या है, तो भाई यहाँ से तो सीधा चंद्रमा का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कह लो, वो वर्क कर रहा है, बट इस वाले एरिया में अपोजिट साइड में अपकेंद्रीय बल यूज होता है। कौन सा, अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न होगा वो अपकेंद्रीय बल के कारण होगा, और यहाँ पर चंद्रमा के सीधे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81, जिस द्वीप के द्वारा अगुलहस धारा को 2 भागों में बांटा जाता है वह है भाई मेडागास्कर। क्या होता है, ये लगा लो, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये है आपका मेडागास्कर। तो यहाँ से भी धारा आती है, यहाँ से भी, और ये दोनों धारा आके इधर मिल जाती हैं आपस में नीचे। तो नीचे जब ये मिलती है तो इसको कहते हैं अगुलहास की धारा। दोनों धारा आपस में आगे जाके मिल जाती हैं, तो बीच में इसको अलग कौन कर रहा है, 2 भागों में बांट कौन रहा है, मेडागास्कर। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से प्रशांत महासागर की कौन सी धारा गल्फ स्ट्रीम से समरूपता रखती है। यानी आपको बताना प्रशांत महासागर की ऐसी कौन सी धारा जो गल्फ स्ट्रीम की तरह गर्म है। तो क्यूरोशिवो की धारा, क्यूरोशिवो की धारा जो कि आपके जापान के तट के पास बहती है, जापान के पूर्वी तट के पास, ठीक है, क्यूरोशिवो प्रसार। तो ये रहेगी आपकी धारा जो कि गल्फ स्ट्रीम की धारा की तरह गर्म जल धारा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83, देखो ये आ गया, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84, बोस्निया की खाड़ी में लवणता कम होने का प्रमुख कारण क्या है। तो भाई इसमें नदियों के जल का आकार मिलना। जो बोस्निया की खाड़ी है इसमें जो लवणता कम हो रही है इसका कारण है जो नदियों की जल का आकार मिलना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर अगर आप सैलिनिटी की बात करोगे ना, तो सैलिनिटी जो कम हो रही है उसका मेजर कारण यही है कि नदियाँ अपना पानी लाकर उनमें मिला रही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85, जिस विद्वान ने प्रवाल विकास के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादित किया वो कौन थे। भाई डैली महोदय का था, ठीक है, डैली महोदय का था हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, याद रखना, डैली महोदय का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। मरे का था आपका स्थिर स्थल सिद्धांत। डार्विन महोदय का था अवतलन सिद्धांत। एयरी महोदय का था आपका एयरी महोदय का नहर सिद्धांत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 86, पैलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागर के किस भाग में होता है। छिछली सागर, मगन तट, अगाध सागरीय, ज्वालामुखी टापू। तो जो पैलेजिक पदार्थ है वो कहाँ जमा होते हैं, तो भाई अगाध सागरीय क्षेत्र में, ठीक है, तो वो किनारे पर जमा नहीं होते। ये जो पैलेजिक पदार्थ है ये गहराई में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87, 2 भिन्न बायोम के मिलन के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन। इकोटोन कहते हैं जहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ या अलग अलग प्रकार के बायोम आपस में मिलते हैं, तो वो जो संक्रमण एरिया होता है, ठीक है, उसे कहते हैं इकोटोन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88, सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता निम्न में से किस बायोम की होती है। तो भाई सागरीय बायोम, सदाबहार वन बायोम, टैगा बायोम और सवाना बायोम। तो सर्वाधिक अगर प्राथमिक उत्पादकता की बात करें यानी पेड़ पौधे और आपके भाई जीव जंतु, तो ये आपके सदाबहार वन बायोम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में, सर्वाहारी यानी जो शाकाहारियों को भी खा जाते हैं, मांसाहारियों को भी खा जाते हैं। तो एक तो मनुष्य को डाला गया है क्योंकि मनुष्य मांस भी खाता है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, सब कुछ है। एक तो मनुष्य और दूसरा आपकी अपघटक जीव, ठीक है, और ये तो आपके दूसरे तीसरे में चले जाते हैं। तो मनुष्य और अपघटक जीव, तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 90। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाने जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पंपास किसे कहते हैं? अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें पंपास कहते हैं। कैंपोस भी आपके साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 91। जैतून, कार्क और ओक के वृक्ष किस बायोम से रिलेटेड है? भाई ये जो जैतून है, कार्क है और ओक के वृक्ष ये आपके भूमध्य सागरीय बायोम से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा शहर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रहा? तो भाई द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। किस में हुआ था? जोहान्सबर्ग में। याद रखना जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा एक ओजोन क्षरण का परिणाम है, यानी ओजोन के विनाश का परिणाम है? एक तो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन या स्किन कैंसर में वृद्धि। तो सबको पता है जैसे जैसे ओजोन लेयर में अगर छेद बढ़ता गया तो आपकी स्किन जो कैंसर है उसमें आपकी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा एक ओजोन क्षरण पदार्थ नहीं है? CFC, HCFC, HFC, N2O। तो ओजोन देखो N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो आपका प्रभावित करता ही है, आप सबको पता है। और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी करता है। HFC ये आपके ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों पहुंचाते हैं भाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95। कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय तापन में योगदान देने वाली प्रमुख गैस है। बिल्कुल राइट। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। देखो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये आपकी भूमंडलीय तापन में यानी तापमान को इंक्रीज करने वालों में प्रमुख गैस है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बट ये जो ऑप्शन आर है ये रोंग है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। ए सही है पर आर रोंग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96। ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किस देश में सबसे ज़्यादा है? चीन, भारत, USA, यूरोपियन यूनियन। तो अब फिलहाल बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किस में हो रहा है? चाइना में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब चाइना में है, USA पहले था, अब चाइना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो है, और भाई ये आपकी SF4 भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, पर CO नहीं है। ठीक है, ये CO नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98। कार्बन क्रेडिट की सह कल्पना का संबंध किस संधि से है? तो कार्बन क्रेडिट आपकी क्योटो संधि से रिलेटेड है, क्योटो संधि से रिलेटेड है कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लघु ज्वार तब आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं या पंक्ति में होते हैं। दूसरा, वृहत ज्वार भाटा के दौरान तट के निकट जब तीव्र झंझा गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगे ज्वारीय तरंगों का कारण बन जाती है। तो कौन से कथन सही है? तो भाई दूसरे वाला सही है, ये गलत है। देखो वृहत ज्वार के दौरान क्या होता है? तट के निकट यानी एक बहुत तेजी से झंझा गुजरता है, आप हवाएं कह सकते हो, और उच्च ज्वार पर जो तरंगे होती हैं वो ज्वारीय तरंगों का कारण फिर बन जाती हैं। तो इस तरीके से वृहत ज्वार आपके बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100। किस पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है? तो भाई आपके वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, इसमें जो संख्या का पिरामिड है ना वो आपका उल्टा बनता है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत की सुरक्षा के उपाय से संबंधित नहीं है? यानी देखो मॉन्ट्रियल तो सबसे पहला समझौता हुआ था कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत से रिलेटेड था। वियना समझौता भी, नैरोबी सम्मेलन भी, क्योटो सम्मेलन आपके CO2 और जलवायु से रिलेटेड था। ठीक है, जापान के क्योटो में। तो ये क्योटो सम्मेलन ये आपका संबंधित नहीं है ओजोन परत से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। बढ़ते पोषण के साथ आपके जीवों का आकार भी बढ़ता जाता है और इसीलिए भाई उन्हें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। दोनों ठीक है और दोनों का सही व्याख्या है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। इकोलाइन जैविक समुदाय खासकर वनस्पति के परिवर्तन के ढाल को प्रदर्शित करती है। इकोलाइन जो होती है वो प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को
प्रदर्शित करती है। इकोलाइन समान पारिस्थितिकी संसाधन के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो इकोलाइन होती है ना, वो एक समान जो पारिस्थितिकी संसाधन है, जो इकोलॉजिकल हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके जो एरियाज हैं उनको मिलाने वाली एक लाइन है जिसे कहते हैं इको लाइन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, समुद्री जल में त्रिवघनित घनत्व परिवर्तन दिखाने वाली रेखा कहलाती है। तो देखो समुद्र के जल में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जो हमारा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ घनत्व है उसको दिखाने वाली, घनत्व परिवर्तन को दिखाने वाली रेखा को कहते हैं पिक्नोक्लाइन। क्या कहते हैं? पिक्नोक्लाइन। हैलोक्लाइन किसे कहते हैं? जो समुद्री के जल में लवणता को प्रदर्शित करेगी, हैलोक्लाइन। थर्मोक्लाइन किसे कहेंगे? समुद्र की गहराई में जो तापमान को प्रदर्शित करती है, थर्मोक्लाइन। ठीक है। और पिक्नोक्लाइन क्या होती है? घनत्व को, त्रिव घनत्व परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाली रेखा। तो एक क्वेश्चन में 3 रेखाएं आपकी हो गई हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 100। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 105, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम पोषण स्तर पर क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। यहाँ पर वो नहीं दे रखा था ना, प्राथमिक उत्पादक दे रखा था। अगर खाली उत्पादक दे रखा हो तब भी आप इसी को क्लिक करोगे। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज़ भाई टोंसले महोदय ने किया था। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। टोंसले महोदय ने सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता होती है। तो भाई सामान्य बातचीत के दौरान जो हमारी ध्वनि की तीव्रता होती है वो आपकी कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। ठीक है। और 90 डेसिबल जब हम चिल्लाते हैं वो होती है। तो 60 डेसिबल होती है, ये फुसफुसाहट वाली होती है 20 डेसिबल जब हम कान में किसी के बात करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108, झीलों और तालाबों में न्यूट्रिफिकेशन का प्रमुख कारण है। तो भाई जो झीलें और जो तालाब है उनमें न्यूट्रिफिकेशन का कारण क्या है? नाइट्रेट और सल्फेट की साधन में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। जो झीलें और तालाब है उनमें न्यूट्रिफिकेशन किस वजह से आता है? उसमें नाइट्रेट और सल्फेट की जो मात्रा है उसमें वृद्धि। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109, मीना माता रोग का संबंध है। तो ये मीना माता रोग बड़ा फेमस है और भाई नेट में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका पारा विषाक्त, यानी पारा है वो पानी में मिल गया था और उसकी वजह से ये मीना माता रोग बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो पारा विषाक्तता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 110, भारत में आर्सेनिक प्रदूषित भूम जल किस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है? तो आर्सेनिक प्रदूषित भूम जल हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो भाई पश्चिम बंगाल की है ये समस्या। आर्सेनिक से रिलेटेड भूम जल है, यानी जो पृथ्वी का जल है उसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा भरी हुई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए एक तो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मेन गैसें हैं जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आता है कौन सी गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं? तो भाई CO को। दम घोटू यानी जब आपको सफोकेशन महसूस होती है ना, आपने देखा होगा किसी क्लास में आप सफोकेशन महसूस हो रही है, ज़्यादा लोग हैं तब आपको घुटन महसूस हो रही है, तब उस एरिया में आपकी CO की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस गैस की वजह से ये सब कुछ होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है दम घोटू गैस से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो भाई किसने नहीं किए थे? USA ने, बट बाद में कर दिए थे, शुरू में नहीं किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर साइन नहीं किए थे USA ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो कम होती जाती है, सॉरी उत्पादकता कम होती जाती है। बिल्कुल करेक्ट। अब क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सौर विकिरण में परागमी हार्श होता है? हाँ जी। देखो जो पेड़ पौधे आपको भूमध्य रेखा के आसपास वाले हरे सदाबहार वन देखने को मिलेंगे वो आपको ध्रुवों पर थोड़ी ना मिलेंगे। और इन सब का मेजर कारण क्या है? सूर्य की रोशनी का प्रॉपर हर एरिया में एक जगह ना पहुंचना। ठीक है। तो दोनों ही कथन करेक्ट है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115, वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? भाई वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था कलीमेंटस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? कलीमेंटस महोदय ने। और वनस्पति के अनुक्रम की इन्होंने पूरी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है यानी गलत है? उच्च पोषण स्तरों के जो जीव होते हैं केवल अपने नीचे के एक पोषण स्तर से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें ना, ये वाला जो अपने नीचे से एक पोषण स्तर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये कथन आपका रोंग है।
शुरू में ही, ठीक है। जो हाई लेवल के आपने फूड चैन देखी होगी, आपको पता होगा अगर नीचे वाले को भाई 1000 कैलोरी मिल रही है तो उससे ऊपर वाले को 100 मिलेगी, उससे ऊपर वाले को 10, उससे ऊपर वाले को 1। तो ऊर्जा का इस तरीके से हार्श होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे वाले एक से ही सभी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पहला ही कथन रोंग है। आगे देख लेते हैं। श्वसन द्वारा ऊर्जा से पोषण स्तर वृद्धि के साथ बढ़ता है, बिल्कुल ठीक। ऊर्जाशय यानी ऊर्जा का जो मैंने अभी चीज़ आपको बताई, ऊर्जा घटती चली जाती है हर लेवल के साथ। उच्च पोषण स्तर के जंतु निम्न पोषण स्तर के प्राणियों की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। जो हाई लेवल के पोषण स्तर के होते हैं वो निम्न वालों की तुलना में तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आहार जाल में कड़ियों की श्रृंखला बढ़ने से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ती जाती है, ये भी ठीक है। तो पहले वाला ही ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117। वालिस द्वारा बताए गए प्राणी प्रदेशों में किस प्रदेश में सर्वाधिक प्राणी विविधता पाई जाती है? तो भाई पूरा आर्कटिक, प्राच्य, इथोपियन या नवायन वर्तीय। तो राइट आंसर रहेगा नवायन वर्तीय। तो सर्वाधिक जो प्राणी विविधता देखी जाती है नवायन वर्तीय में ही देखी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118। जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो भाई जो जीव समुदाय हैं, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या हमारी ज्वारीय। तो राइट आंसर भूतापीय ऊर्जा, यानी भूमि से जो तापमान, जो ऊर्जा जो आ रहा है उसी को ही जीव सबसे ज़्यादा यूज में लाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सा जैव प्रदेश सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक प्रदेश है? तो इथोपियन प्रदेश। क्षेत्रीय विस्तार यानी एरिया की बात करें तो भाई सबसे बड़ा कौन सा है? इथोपियन प्रदेश है। इन सब के बारे में ना डिटेल से मैंने अपनी पीजीटी और नेट ज्योग्राफी में पढ़ा रखा कोर्स में। पेड कोर्स अवेलेबल है भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। आप जैसे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जाओगे वहाँ पर आपको पीजीटी का भी और नेट लेवल की ज्योग्राफी का भी पेड कोर्स दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप पेड कोर्स लेकर इन सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ा सकती क्योंकि एक ही चीज़ की 10-10 लाइनें हैं, जिसे हम बोलेंगे ना तो 4-5 घंटे की वीडियो बनेगी हमारी, है ना। और उसके अलावा गाइस अब मैंने अलग से क्वेश्चन सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज़ प्लेलिस्ट का नाम है और इस प्लेलिस्ट पर जाकर आपको सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, ठीक है, फुल डिटेल में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो 1995 में नहीं हुआ, तो यही हमारा रोंग है। स्टॉकहोम जो सम्मेलन था 1972 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट, 5 जून 1972। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल संधि जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित महासागरीय उज का गहराई के अनुसार बढ़ता क्रम बताना है। गहराई के अनुसार तो भाई टेरापोड आती है, फिर ग्लोबिजेरेना आती है। ये ग्लोबिजेरेना सबसे ज़्यादा मात्रा में है और डाइटम आती है, फिर रेडियोलेरियन आते हैं। ये सभी के सभी उज हैं जो कि महासागर के अंदर गहराई पर मिलते हैं, ठीक है। तो पहले टेरापोड, फिर उससे ज़्यादा गहराई पर ग्लोबिजेरेना, फिर डाइटम, फिर रेडियोलेरियन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आता है सबसे अधिक गहराई पर मिलने वाली पंख है। देखो लाल पंख, हरी पंख, नीली पंख, ये तीनों समुद्र के अंदर पाई जाती है, इनके कलर्स होते हैं। तो जो नीली पंख है वो सबसे अधिक गहराई पर समुद्र के अंदर देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 123 और ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निम्न में से कौन सी उज सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ग्लोबिजेरेना। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।